नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विकास के सामान्य सिद्धांत साइकोलॉजी की सीरीज में हमारे चल रहे थे और हमने पिछली क्लास में निश्चित क्रम का सिद्धांत और दिशा का सिद्धांत तक हमने पढ़ लिया था। और दिशा के सिद्धांत में हमने ये जान लिया था कि प्रत्येक जो बालक है उसका विकास सिर से पैर की दिशा में होता है और कुपुस्वामी के द्वारा इसे मस्तकोद्मुखी सिद्धांत भी कहा गया था। इसी सिद्धांत को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है सिफेलोकोडल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिफेलोकोडल कहा जाता है इंग्लिश में। विकास आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विकास रेखीय नहीं होता है, जबकि कैसा होता है विकास होता है वर्तुलाकार। ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आइए हम अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक बालक में होने वाला विकास एक समान गति से नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक बालक में विकास अलग अलग दर से होता है। दोस्तों, इसमें दो तीन शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखनी है विकास की दिशा। विकास की दिशा जब भी पूछी जाए तो वो होगी प्रत्येक बच्चों में समान। कई बार सत्य और असत्य कथनों में पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर आपको दे देता है कि निम्न में से असंगत कथन को छांटिए, और दे देता है कि विकास की दिशा असमान होती है। तो ध्यान रखना, विकास की दिशा असमान नहीं होती है, विकास की दिशा समान होती है, सभी बच्चों में सिर से पैर की तरफ होती है। और दूसरा होता है गति। विकास की गति कैसी होती है? तो विकास की गति सभी बच्चों में कैसी होती है? असमान होती है। सभी बच्चों में अलग अलग गति होती है, विकास की गति अलग अलग होती है। समझ गए? और विकास कैसा होता है? विकास रेखीय नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। इन सब की हम बात कर चुके। अब एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो सामान्य सिद्धांतों में से बन सकता है, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत बिल्कुल है, क्योंकि पहले सामान्य अंगों का विकास होता है, बाद में विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है। सहसंबद्धता का सिद्धांत बिल्कुल है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ये नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? समझिए। वैसे जब हम टीचिंग मेथड टीचिंग मेथड जब हम पढ़ते हैं, तो टीचिंग मेथड में हम विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, विकास के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना, विकास के संदर्भ में विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबसे पहले सामान्य अंगों का विकास होता है, उसके बाद में विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है। तो विकास के संदर्भ में ये जो सिद्धांत होता है, ये सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत होता है। बात आई समझ में? दोस्तों, विकास के सिद्धांत हमारी खत्म हो चुके। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे, और वो टॉपिक है हमारा विकास की प्रमुख अवस्थाएं। विकास की प्रमुख अवस्था में सबसे पहले हम गर्भावस्था की बात करते हैं। गर्भावस्था को हालांकि मैंने शॉर्ट टर्म्स में भी यहाँ लिख रखा है, लेकिन इसकी मैं बाद में बात करूँगा। पहले अपन थोड़ा सा डिटेल से इसको जानते हैं। विकास की प्रमुख अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था। गर्भावस्था में विकास देखने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। कई बार गर्भावस्था की जो अवधि है वो अवधि पूछ ली जाती है। दोस्तों, अवधि पूछने में डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमें कैसा दे रहा है। अगर वो दिन में ऑप्शन देता है कि भाई 270 दिन, 290 दिन, 280 दिन, इस प्रकार से आंसर देता है, तो हमें बताना है कि 280 दिन होती है। अगर वो एग्जैक्ट देता है कि भाई 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने कितनी होती है गर्भावस्था की अवधि, तो हमें बताना है 9 महीने, है ना। और वो बिल्कुल फिक्स दिन देता है कि भाई 8 माह 20 दिन, 9 माह 10 दिन, 10 माह 11 दिन, 8 माह 20 दिन, इस तरह से अगर ऑप्शन देता है तो हमें बताना है कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है 9 माह 10 दिन की होती है। तो ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं, पहली बात। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले गर्भधारण के समय बीज यानी कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और युक्ता नामक आकृति का निर्माण करता है। युक्ता आकृति में अंडाणु के आवरण में बीज सुरक्षित रहता है। इस समय बनने वाली जो आकृति होती है वो जाइगोट होती है। जाइगोट एक कोशिकाएं होती है। समझिए दोस्तों इसको, कि जैसे मान लीजिए अर्ध कोशिका आई
पितृ कोशिका से और अर्ध कोशिकाई मातृ कोशिका से, दोनों ने आके फर्टिलाइजेशन किया और यहाँ पर एक आकृति का निर्माण किया। उस आकृति को हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। चूँकि ये अर्ध कोशिका थी, पितृकोश से आई थी, और अर्ध कोशिकाई कहाँ से आई थी? मातृकोश से आई थी। अब दोनों मिलके एक जगह पे हो गए तो इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण रूप से कोशिका कहा जाएगा, अर्थात इसे एक कोशिका कहा जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो जाइगोट होता है वो एक कोशिका होता है, और इसका जो साइज होता है, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? वो सुई की नोक के समान होता है। कैसा होता है? सुई की नोक के समान, बहुत ही सूक्ष्म आकार का जाइगोट होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। बीज जो होता है, बीज को योक नामक पदार्थ से पोषण की प्राप्ति होती है, जो कि अंडे की दीवार से एक तरल पदार्थ के रूप में स्रावित होता है। यानी कि जो बीज होता है उसको पोषण की प्राप्ति कहाँ से होती है? योक से होती है। योक क्या होता है? तो जो अंडा होता है, अंडे की दीवार से जो एक तरल पदार्थ निकलता है उसे अपन योक कहते हैं, और उसी तरल पदार्थ से ही वो पोषण की प्राप्ति करता है। लगभग 15 दिन तक वो इसी अवस्था में रहते हुए विकसित होता है, और बीज की इस अवस्था को अपन कहते हैं बीजावस्था। ठीक है, लगभग 15 दिन की अवस्था होती है ये। 15 दिन के बाद अर्थात 16वें दिन अंडा फूट जाता है और भ्रूण के रूप में बीज बाहर निकल आता है। इस समय इसमें लगभग 32 कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जाइगोट की कोशिकाएं पूछे जाए तो एक कोशिकीय होता है, लेकिन जब अंडा फूट जाता है 15 दिन के बाद 16वें दिन जब वो भ्रूण का रूप ले लेता है तो भ्रूण में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो भ्रूण में कुल 32 कोशिकाएं होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। भ्रूण जो होता है यानी कि अंडा फूटने की बाद की जो स्थिति होती है भ्रूण कहलाती है। भ्रूण जो होता है वो अपरा नाल या प्लेसेंटा नामक आकृति से संयोग से माता के गर्भ की जो दीवार होती है उससे चिपक जाता है, और गर्भ की दीवार के सहारे सहारे बहुत तेजी से रोटेट होने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। इसका आकार भी बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, और गर्भकाल के 2 माह पूरा होने तक लगभग सभी अंग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले जो शिशु होता है उसका जो शरीर के जो अंग हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया लगभग कितनी अवधि में पूर्ण होती है? तो लगभग 2 माह में तो स्टार्ट हो जाती है, और 9 माह 10 दिन में जाके पूर्ण होती है। स्टार्ट कब हो जाती है? 2 माह से ही इसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नोट लगा के लिख रखा है कि सबसे पहले अंगों में सिर का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण 3 परतों से बनी आकृति होती है। जो परतें एवं उनसे बनने वाले जो अंग हैं वो निम्न प्रकार से हैं। ये तीनों आपको याद करनी है। एक होती है एक्टोडर्म, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। एक होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म होती है वो सबसे ऊपर की परत होती है, जिस ऊपर की जो परत होती है इसमें त्वचा व बालों का निर्माण होता है। एक होती है मीसोडर्म, मीसो मतलब मध्य की परत, इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है। और एक होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म मतलब अंदर की परत, इसमें हृदय एवं मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पूर्ण जो भ्रूण है वो एक शिशु में कन्वर्ट हो जाता है। और भ्रूण अवस्था के लगभग अंतिम दौर में सिर, मस्तिष्क, हृदय, हाथ पैर जैसे जो अंग हैं वो कम्प्लीटली बनने लग जाते हैं, और गर्भकाल के 6 माह के समय तक बालक पूर्ण रूप से शिशु बन जाता है और बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। दोस्तों ये प्रश्न भी बन सकता है कि निम्न में से किस अवधि में जो बालक है या शिशु है वो बाह्य आवरण से प्रभावित होने लग जाता है? तो हमें बताना है 6 माह की उम्र में। ठीक है, और लगभग पूर्ण शिशु का जो रूप धारण करता है वो भी 6 माह की आयु में कर लेता है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। तो जो अवधि बच गई यानी कि 6 माह से लेकर 9 माह तक के जो बीच का जो समय है उसमें शिशु पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, और लगभग 280 दिन होते होते शिशु जन्म लेना लगता है। तो इस प्रकार से शिशु के जो जन्म की पूरी प्रक्रिया है वो इस प्रकार से प्रभावित होती है। दोस्तों मैं इसी टर्म्स को जो हमने इतना पढ़ा है इसको मैं शॉर्ट टर्म्स में समेट देता हूँ और आपको ले चलता हूँ ऊपर वाले डायग्राम पर, देखिएगा। सबसे पहले हमने ये बात करी कि एक होता है मातृपक्ष, एक होता है पितृपक्ष। मातृपक्ष से 23 गुणसूत्र यानी कि अर्धकोशिकीय भाग लेते हैं,
और पितृकर कोश से भी 23 गुणसूत्र अर्थात अर्ध कोशिका भाग लेती है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और एक जाइगोट का निर्माण होता है, हमने ये पढ़ा है। जाइगोट एक कोशिकीय होता है, हमने ये भी पढ़ा है, क्योंकि अर्ध कोशिका यहाँ से आई है, अर्ध कोशिका पितृपक्ष से आई है। दोनों जब मिले हैं तो एक कोशिका का निर्माण हुआ है। इस जाइगोट का जो आकार है ये एक सुई की नोक के समान होता है, बहुत ही सूक्ष्म आकार होता है। दूसरी बात, ये भोजन कहाँ से लेता है, तो ये भोजन लेता है योग से प्राप्त करता है। ये योग क्या होता है, तो अंडा जो होता है, अंडे से जो तरल पदार्थ जो स्रावित होता है उसे क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। अच्छा, ये जाइगोट कितने दिन तक रहता है, तो जाइगोट की जो अवधि होती है वो 15 दिन होती है और इस अवस्था को बीजावस्था कहा जाता है, क्योंकि बीज इसमें क्या होता है, सुरक्षित रहता है 15 दिन तक इसी अवस्था में रहता है, इसलिए इसे बीजावस्था कहा जाता है। 15 दिन के बाद में क्या होता है, ये जो अंडा होता है ये फूट जाता है, अर्थात 16वें दिन अंडा फूट जाता है और किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण में कुल कितनी कोशिका होती है, तो भ्रूण में 32 कोशिका होती है, ये ध्यान रखना अपने को। भ्रूण में 32 कोशिका होती है, ठीक है। और अंगों का जो विकास है वो कब स्टार्ट हो जाता है, तो अंगों का जो विकास है वो 2 माह की अवधि में अंग बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है और सबसे लास्ट में पैर का निर्माण होता है। इसीलिए इसकी जो दिशा होती है, विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। इसे कुप्पुस्वामी में मस्तिष्कोन्मुखी या सिफेलोकोडल नाम दिया है। आई बात समझ में। अब दूसरी बात हम करते हैं कि लगभग 6 माह आते आते शिशु पूर्ण रूप धारण कर लेता है, यानी कि सभी अंगों का विकास 6 माह की उम्र में हो जाता है और वह 6 माह की उम्र में ही बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। जबकि 6 माह से 9 माह की जो अवधि होती है उसमें वो पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त करता है और 9 माह 10 दिन होते ही साथ उसका जन्म हो जाता है। मुख्य रूप से ये जो शिशु होता है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं और इन 3 जो भ्रूण की परतें होती हैं इनको हमने नाम दिया था एक्टोडर्म, दूसरा नाम दिया था मिसोडर्म और तीसरा नाम दिया था एंडोडर्म। एक एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म मतलब आंतरिक, ये आंतरिक, जिसमें हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। एक होता है मिसोडर्म यानी कि मध्य की, इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है। और एक होती है एक्टोडर्म यानी कि बाह्य की, इसमें त्वचा व बाल का निर्माण होता है। तो इतना अध्ययन हमने अभी तक किया है, ठीक है दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ तक हमने देख लिया था कि 280 दिन होते होते शिशु क्या होने लगता है, जन्म लेने लगता है। गर्भधारण के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेवार होता है। गर्भकाल के समय जब शिशु परिपक्व हो जाता है तो गर्भ की दीवार से ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है वो स्रावित होने लगता है, जिससे गर्भ की जो दीवार है उसमें तीव्रता के साथ में संकुचन पैदा होने लगता है और इसी कारण शिशु के जन्म की परिस्थितियां बनती हैं। गर्भ की दीवार में संकुचन के कारण प्लेसेंटा यानी कि जो नाल होता है या अपरा होता है उसका संपर्क दीवार से, गर्भ की दीवार से टूट जाता है और प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जो कि जनन नाल को बड़ी करते हुए प्रसव में सहयोग देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये शिशु के जन्म की स्थिति है। उस समय की बात है कि इसमें क्या क्या होता है कि गर्भधारण के समय तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ये जिम्मेवार होता है गर्भधारण के लिए। उसके बाद में जब शिशु परिपक्व हो जाता है तो गर्भ की दीवार से एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होने लगता है, जिसके कारण गर्भ की दीवार में क्या होता है, संकुचन होता है और इसी संकुचन से जन्म की जो शिशु के जन्म की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हैं। अंत में क्या होता है कि जो गर्भ की दीवार में जो संकुचन होता है तो उससे जो प्लेसेंटा या जो नाल होता है उसका गर्भ की दीवार से संपर्क टूट जाता है और उसमें रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और इसी से जो है वो शिशु के जन्म की स्थितियाँ बनती है। अब हम आगे बात करते हैं कि बालक की अपेक्षा बालिका का जो गर्भकाल है वो थोड़ा बहुत अधिक होता है। गर्भकाल के 5वें महीने में शिशु में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट लगा के लिख रखे तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि बालक जो होता है
उसकी अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि गर्भकाल के जो 5वां महीना होता है उसी में शिशु के दांतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और गर्भकाल की जो अवधि होती है, अगर मैक्सिमम अवधि की बात करें तो अधिकतम गर्भकाल की जो अवधि है वो 330 दिन तक हो सकती है और न्यूनतम गर्भकाल की जो अवधि है वो 180 दिन तक भी हो सकती है। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। अगली जो हमारी अवस्था है दोस्तों वो है शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था की हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।